नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के एक साल बाद अपने 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जुटने और 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी के हित में काम करने को कहा। दरअसल एक साल बाद कोलकाता आए अमित शाह ने शुक्रवार की शाम को ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी के नेताओं से साफ कह दिया है कि बंगाल की लड़ाई सूबे के स्थानीय नेताओं को पूरे ताकत के साथ लड़नी होगी। उन्हें हर बात के लिए दिल्ली की ओर देखने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। बीजेपी की बैठक में गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि संगठन को दोबारा से बूथ स्तर तक पूरी तरह मजबूत कर राज्य के सभी नेताओं, सांसदों और विधायकों को पूरी ताकत झोंकनी होगी। उन्होंने राज्य के नेताओं को यह भी कहा कि आप अपने आप पर विश्वास रखकर तैयारियों में जुट जाएं। आगामी लोकसभा और अगले विधानसभा चुनाव 2/3 बहुमत जरूर मिलेगी। और इस बीच योगी सरकार में जन सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा समेत प्रदेश भर की जनता में भय के माहौल को खत्म करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त प्रभावी बना दिया गया है। इससे जनता में सुरक्षा का माहौल बन रहा है। और लेकिन एक मामला सामने आया है कि कुछ ऐसा मामला है जहां सरकारी कर्मचारी से 15 दिन पहले बदमाशों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और अब इस पर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 20/4 को मैं यहाँ तहसील से निकल के छठीकला गढ़ गोविंद मंदिर से आगे बम्मा पड़ता है, वहाँ मैं पहुँचा हूँ करीब 8 बजे। 8 बजे पीछे से गाड़ी आके पिस्टल लगा दी है और मेरी बुलेट मोटरसाइकिल और 10,000 रुपये पर्स में रखे हुए वो कैश लेकर पिटाई करके पुलिस विभाग में मैंने शिकायत भी की है। 392 में पुलिस ने जैत थाना में मुकदमा दर्ज भी हुआ है। और अब खबर है औरैया से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के जमाल तिराहे पर एक युवक का शव पड़ा मिला है। राहगीरों द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मृतक के पिता ब्रजेंद्र ने बताया कि रात को चला आया था और उसको काफी ढूंढा गया मगर वो कहीं नहीं मिला। तो आपको क्या भी सूचना मिली है? सूचना तो अभी मिली है, हम लोगों ने दिया है। घर से क्या बजे निकले थे कल? 7:15 बजे निकले शाम। अच्छा, तो क्या आपको किसी हत्या के ऊपर शंका है या क्या कहना चाहिए? कुछ बता नहीं सकते इसके बारे में, कौन लोग थे, मतलब कहाँ ये उठक बैठक। और पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूरे दिन नाटकीय घटनाक्रम होते रहे और आखिर में बग्गा की घर वापसी हो गई है। दरअसल बग्गा ने घर लौटकर खुशी जाहिर की और साथ ही पंजाब पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे आतंकवादियों की तरह घसीट कर ले गए। बग्गा के घर लौटने के बाद जानकारी सामने आई है कि पुलिस पर जबरदस्ती उन्हें गिरफ्तार करने का आरोप है। उन्होंने ये भी कहा कि 40 से 50 पुलिसकर्मी आए थे, जिनमें से 10 सिविल में थे तो कुछ यूनिफॉर्म में। मुझे पगड़ी चप्पल तक नहीं पहनने दी और मेरे पिता के साथ मारपीट भी की गई। बग्गा ने आगे ये कहा है कि इन लोगों ने मुझे मारा और एक आतंकवादी की तरह घसीट कर ले गए। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था। बग्गा के मुताबिक लोकल पुलिस को इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी और अब तक जहां पंजाब पुलिस ये कहते हुए आई है कि गिरफ्तारी से पहले 5 नोटिस भेजे गए थे जिसका जवाब नहीं दिया गया, तो वहीं अब बग्गा ने कहा है कि हाँ, मुझे नोटिस मिले थे जिसका मैंने जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इन्हें मीडिया के सामने जारी करेंगे। और शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में सपा प्रदेश मुख्यालय में तमाम जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। अपने भाषण में उन्होंने नया जोश भरने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। सपा की तारीफों के कसीदे भी गढ़े गए। इस कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह अपने बेटे अखिलेश के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आए। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि या तो साफ है अब लड़ाई 2 ही लोगों के बीच है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। उत्तर प्रदेश में अब कोई नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी है।
उन्होंने ये भी कहा कि अब 2024 की लड़ाई के लिए तैयार रहें। मुलायम सिंह ने आगे कहा है कि आपको जानकारी देनी चाहिए कि दुनिया में चर्चा समाजवादी पार्टी की है, उसके बावजूद कई टिप्पणियां की गई कि समाजवादी पार्टी के बारे में ये कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। इस जिम्मेदारी और इस विश्वास को खोएंगे नहीं। लोगों ने विश्वास किया है तो इस विश्वास पर हम अडिग होकर काम करेंगे। और अब बात करें रूस और यूक्रेन की, तो इन दोनों के देशों के बीच युद्ध लगातार जारी है। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर और भी ज्यादा शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार यूरोपीय यूनियन रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा पर प्रतिबंध लगाएगा। पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड को यूरोपीय यूनियन ने अपने प्रतिबंधों की सूची में अब शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के छठे प्रस्तावित पैकेज में पुतिन की प्रेमिका का नाम भी अब शामिल है। 2 यूरोपीय राजनयिक स्रोतों के मुताबिक पुतिन से रोमांटिक तौर पर जुड़ी एलिना कबाएवा को प्रस्तावित यूरोपीय संघ प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि सदस्य राज्यों के विवेक पर किसी नाम को हटाया और दूसरे नाम को जोड़ा भी जा सकता है। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने मसौदा प्रस्ताव पर अभी आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राजनयिक सूत्रों में से एक ने शुक्रवार को ही ये जानकारी मीडिया को दी कि इस बात को लेकर चर्चा जारी है, हमें इंतजार करने की जरूरत है। और पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा का जन्म जो है 1983 में हुआ था। पहली बार 1 दशक से भी अधिक समय पहले पुतिन से वो जुड़ी थी और वो अब एक मॉडल विजेता जिम्नास्ट भी थी। हालांकि तलाकशुदा पुतिन ने उनके साथ किसी संबंध से इनकार कर दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कबाएवा और पुतिन कथित तौर पर तब मिले थे जब वो एक युवा जिम्नास्टिक थी। उन्होंने यूरोपीय प्रतियोगिताओं और ओलंपिक खेलों में घरेलू स्तर पर कई पदक जीते थे। अब मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आई एक विदेशी महिला के पास से लाखों की ड्रग्स बरामद हुई है। यहां पर आपको बता दें कि जीआरआई के अधिकारियों ने संशय के आधार पर उस महिला को रोका और उसकी जांच की गई तो उसके पेट से 214 ग्राम हेरोइन ड्रग्स बरामद किए गए हैं। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं डीआरआई के अधिकारियों को मिली जानकारी थी कि इस दौरान एक महिला ड्रग्स सप्लाई करने वाली है, जिसके बाद मुंबई से आई महिला को रोककर पहले उसके बैग की तलाशी ली गई, पर डीआरआई को उसमें कुछ नहीं मिला। जब उसके शरीर को चेकअप किया गया तो उसके पेट से 20 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। डीआरआई ने उसे कैप्सूल की जांच की तो पता चला कि वो हेरोइन ड्रग्स हैं। मिली जानकारी के मुताबिक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि महिला से ये जानने की कोशिश इस वक्त की जा रही है कि वो किसको और कहां से ये ड्रग्स सप्लाई करने वाली थी। इसी के साथ ही ये भी किसने उसके पेट में ये ड्रग्स डाले और ये डालने में उसकी मदद किसने की, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल महिला का फोन खंगाला जा रहा है और इस मामले को सख्ती के साथ देखा जा रहा है। और देश में पहले से ही महंगाई से परेशान आम आदमी को एक और झटका लगा है। किचन पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ गई है और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ। दरअसल 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आज 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत अब 999.50 रुपए है, यानी कि 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर होगी। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत आज से ही पूरे देश में लागू हो गई है। दरअसल एलपीजी सिलेंडर के दाम ऐसे वक्त में बढ़े हैं जब आम आदमी पेट्रोल और डीजल की मार और महंगाई की मार को पहले ही झेल रहा है। बता दें कि इससे पहले 22 मार्च को घरेलू रसोई गैस के दामों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का दाम 949 रुपए 50 पैसे पहुंच गया था। लेकिन अब एक बार फिर से लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है और अब दाम बढ़ने के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। इसी बीच भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 3,805 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिले हैं।
हालांकि ये मामला कल की तुलना में कम है। कल यानी कि 6 मई को रिपोर्ट्स में 3,545 नए मामले सामने आए थे। इस दौरान 27 मरीजों की मौत भी हो गई थी और आज की रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण से 22 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं 3,168 मरीज इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। हालांकि एक्टिव केसेस की बात करें तो फिलहाल देश में एक्टिव मामले 20,303 हो गए हैं। ये कुल संक्रमण का 0.05% है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ इंदौर में शुक्रवार की देर रात 3 बजे एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर विजयनगर इलाके के स्वर्णबाग कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस दिल दहला देने वाली घटना में 5 पुरुष और 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ साथ विजयनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि दमकल अधिकारी का यह कहना है कि हो सकता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने में 3 घंटे का समय लगा है। बताया ये भी जा रहा है कि आग की चपेट में आने वाली ये इमारत इशाक पटेल के मकान है और यहाँ पर जितने भी लोगों की मौत हुई है वो सब किराएदार बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लोग पढ़ाई करते थे तो कुछ लोग नौकरी करते थे। हादसे को लेकर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से पहले आग वहां के पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी थी और फिर धीरे धीरे फैल गई। अचानक आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब तक लोगों की नींद खुल पाती या वो समझ पाते तब तक कुछ की जिंदा जलने और दम घुटने से मौत हो चुकी थी। और इस बीच रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई। चालान काटने पर पुलिस पर नेता दबंगई दिखाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि नेता के हंगामा करने से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और मौके पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। शहर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी नेता ने अपनी दबंगई दिखाई है और चालान काटे जाने पर आग बबूला होकर ट्रैफिक पुलिस के साथ ही उनका विवाद शुरू हो गया। इस दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई है, साथ ही ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे और ये दबंगई का वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीजेपी नेता की दबंगई देखने को मिली है और ये पूरा विवाद शुरू हुआ चालान काटे जाने से। अब देख सकते हैं यहाँ पर मौके पर काफी पुलिस बल मौजूद है और उन्हें शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी नेता दबंगई दिखाने से बाज नहीं आए। चालान काटे जाने पर वो इतना भड़क उठे कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के साथ विवाद करना शुरू कर दिया। कहासुनी दोनों पक्षों के बीच देखी गई, जिसके वजह से भीड़ लग गई है। चारों तरफ लोग ही लोग मौजूद हैं और इस दौरान मामला इतना बिगड़ गया कि ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों को भी वहां पहुंचना पड़ा है और मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के बाद मामला शांत करवाया गया। इस बीच एक लंबी राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने देश में वापसी की है। तेजी के साथ एक बार फिर से कोरोना संक्रमण पैर पसारने लगा है। हालांकि इस बार दिल्ली में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए हैं, पर अब इस कड़ी में बिहार का नाम भी शामिल हो गया है, जहां कोरोना के 4 नए स्ट्रेन सामने आए। रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण और इसके बदलते वेरिएंट ने दुनिया में कितनी तबाही मचाई है ये किसी से नहीं छुपा है, पर एक लंबे इंटरवल के बाद कोरोना की वापसी हो गई है। देश में लगातार कोरोना के मामलों में रफ्तार साफ देखी जा सकती है, पर इस बीच अब बिहार में कोरोना के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 नए वेरिएंट मिले हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओमिक्रॉन फैमिली के 4 नए स्ट्रेन्स में एक पेरेंट वेरिएंट BA.2.12 है, जो काफी खतरनाक है। इसमें संक्रमण की दर अन्य वेरिएंट से 10 गुना अधिक है। वहीं सिस्टर वेरिएंट भी खतरनाक बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिहार में ओमिक्रॉन स्ट्रेन के कई नए म्यूटेशन सामने आए हैं, जिस पर स्टडी की जा रही है। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर में बिहार में ओमिक्रॉन के BA.1 और BA.2 अधिक पाए गए थे। जिनोम सीक्वेंसिंग के दौरान ओमिक्रॉन के वेरिएंट की भरमार रही।
जिसके बाद उसे कम्युनिटी स्प्रेड मान लिया गया था। इस बार कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच हो रही जीनोम सीक्वेंसिंग में भी ओमिक्रॉन फैमिली के नए स्ट्रेन मिल रहे हैं। इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक माइक्रोबायोलॉजी विभाग की एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता कुमारी बताती हैं कि 13 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन फैमिली के म्यूटेशन वेरिएंट पाए गए हैं, जिनमें ओमिक्रॉन फैमिली की सिस्टर स्ट्रेन और पेरेंट वेरिएंट हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर अभय बताते हैं कि 13 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी में ओमिक्रॉन की फैमिली के वेरिएंट पाए गए हैं। इसमें 4 तरह के स्ट्रेन हैं। एक पेरेंट वेरिएंट BA.2.12 पाया गया है, जबकि 5 सैंपल में BA.2 पाया गया है। वहीं 6 सैंपल में BA.2.10 पाया गया है। ये भी बिहार के लिए नया है। इस तरह BA.2.10.1 भी एक सैंपल में पाया गया है। डॉक्टर अभय का कहना है कि बिहार में मौजूदा समय में 4 वेरिएंट हैं। इसमें पेरेंट वेरिएंट BA.2.12 खतरनाक है। साइंटिस्ट डॉक्टर अभय का कहना है कि ओमिक्रॉन में कई म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन के कारण ग्रोथ एडवांटेज अधिक है। दिल्ली में BA.2.12.1 स्ट्रेन मिला है, जबकि बिहार में BA.2.12 मिला है, जो दिल्ली वाले वेरिएंट से काफी खतरनाक है। बाकी के सभी ओमिक्रॉन फैमिली के सिस्टर स्ट्रेन हैं। म्यूटेशन के बाद स्ट्रेन का ग्रोथ एडवांटेज बढ़ा है, जिससे संक्रमण की दर अधिक है। दिल्ली वाले स्ट्रेन में म्यूटेशन का सबसे क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर बिहार में मिला है, जिसमें संक्रमण दर अधिक है। हालांकि अभी इसकी बहुत स्टडी नहीं हो पाई है। इस पर शोध किया जा रहा है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। अमेठी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अमेठी में ऊर्जा मंत्री का अमेठी दौरा आज हो रहा है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगे AK शर्मा। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, अमेठी में ऊर्जा मंत्री का आज दौरा होने जा रहा है। 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है, जहां पर अमेठी पहुंचेंगे AK शर्मा। गौरीगंज मुख्यालय पर समीक्षा बैठक करेंगे और इसके बाद रात 8 बजे तक विभागों की समीक्षा की जाएगी। PWD के निरीक्षण भवन में करेंगे वो रात्रि विश्राम और उसके बाद अगले ही दिन उनका कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि रात 8 बजे तक विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे AK शर्मा और इसी दौरान 2 दिवसीय दौरा यह बताया जा रहा है, जहां PWD के निरीक्षण भवन में रात्रि विश्राम करेंगे और तमाम विकास कार्यों की समीक्षा के लिए वो अमेठी पहुंच रहे हैं।